नमस्कार विद्यार्थियों। लेक्चर 3 में हम चैप्टर 1 के भारत का वैभवपूर्ण अतीत के विषय में पढ़ रहे हैं। इसमें हमने साहित्यिक स्रोतों की बात की थी, जिसके अंतर्गत हमने धार्मिक साहित्य के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम धर्मेतर साहित्य के बारे में वार्तालाप करेंगे। धर्मेतर साहित्य का मैंने आपको बताया था कि ऐसा साहित्य जो किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ ना हो, जो किसी धर्म से इतर हो, वह धर्मेतर साहित्य कहलाता है। और धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ, क्षेत्रीय साहित्य, विदेशी विवरण, नाटक, काव्य आदि चीज़ों को समाहित किया जाता है। तो यहाँ हम धर्मेतर साहित्य में सबसे पहले बात करेंगे ऐतिहासिक ग्रंथों की। ऐतिहासिक ग्रंथों से तात्पर्य है कि जो केवल इतिहास के लिए ही लिखे गए हों, इतिहास को बताने के लिए ही लिखे गए हों, इतिहास का उल्लेख करने के लिए ही लिखे गए हों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं कि जो राजतरंगिणी है, यह कल्हड़ ने लिखी है। कल्हड़ की राजतरंगिणी को विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है। कश्मीर प्राचीन काल से लेकर के और 12वीं शताब्दी तक का जो कश्मीर का इतिहास है वो कल्हड़ की राजतरंगिणी में मिलता है। और यह लगभग 1150 ईस्वी के आसपास लिखी गई थी। इस समय कश्मीर का शासक जयसिंह था, जिसके दरबार में रहते हुए कल्हड़ ने राजतरंगिणी की रचना की। और यहाँ यह इम्पोर्टेंट है कि यह विशुद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसके बाद बात करते हैं हम अर्थशास्त्र की। तो कौटिल्य का नाम आप सभी ने सुन रखा है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो मौर्य काल में लिखा गया था। इसमें भी तत्कालीन समय की परिस्थितियों के बारे में हमको उल्लेख मिलता है। इसके अलावा जो ऐतिहासिक ग्रंथ है उसमें कुछ शासकों के चरित्र वगैरह, उनकी जीवनियों के बारे में भी लिखा गया है। जैसे हम बात करें हर्ष चरित्र की, तो हर्ष बाणभट्ट, जो हर्ष के समय वहाँ का राजकवि था, उसके दरबार का, उसने अपने शासक हर्ष के ऊपर जो विवरण प्रस्तुत किया है वो हर्ष चरित्र में है। अर्थात उसने हर्ष के जीवन के विषय में हर्ष चरित्र में लिखा है। तो हर्ष चरित्र के रचयिता बाणभट्ट है। इसके अलावा है वाकपति का गौड़वोह, यह भी एक शासकों की जीवनी के ऊपर लिखी हुई पुस्तक है। इसके अलावा पृथ्वीराज विजय है। जयानक का पृथ्वीराज विजय भी शासक पृथ्वीराज के ऊपर, उसकी विजयों के ऊपर लिखा हुआ एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। इसके अलावा विक्रमांक देव चरित्र, विल्हण का विक्रमांक देव चरित्र है। यह भी शासक की जीवनी के ऊपर ही लिखा गया है, विक्रमादित्य के ऊपर। और कुमारपाल चरित्र है। तो इसी के साथ साथ हम्मीर महाकाव्य है जो नयनचंद का है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं कि राजतरंगिणी, अर्थशास्त्र, हर्षचरित्र, गौड़वोह, पृथ्वीराज विजय, विक्रमांक देव चरित्र, इसके अलावा कुमारपाल चरित्र, हम्मीर महाकाव्य, कुमारपाल चरित्र जयसिंह का है। तो यहाँ पर ये जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ये हमें तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में विवरण देते हैं। इसके अलावा विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ आते हैं धर्मेतर साहित्य में। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में सबसे पहले हम बात करेंगे अष्टाध्यायी की। अष्टाध्यायी एक व्याकरण ग्रंथ है। व्याकरण ग्रंथों के अंतर्गत अष्टाध्यायी, इसके अलावा उस पर महाभाष्य लिखा पतंजलि ने। इसके अलावा मालविकाग्निमित्र कालिदास का एक नाटक है। इसके अतिरिक्त मुद्रा राक्षस है जो विशाख दत्त का है, यह भी एक नाटक है। तो यहाँ पर ये बहुत सारी पुस्तकें हमको साहित्यिक ग्रंथों के रूप में उपलब्ध होती हैं, जिनसे हम तत्कालीन समय की परिस्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आगे हम बात करेंगे क्षेत्रीय साहित्य की। तो क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत ऐसा साहित्य जो किसी क्षेत्र विशेष के अंतर्गत ही लिखा गया हो। तात्पर्य ये है कि जैसे राजस्थानी क्षेत्र है, राजस्थान का जो क्षेत्र है, यहाँ पर जो साहित्य लिखा गया वो राजस्थानी साहित्य कहलाया। तमिल के क्षेत्र में तमिल साहित्य कहलाया। कर्नाटक के क्षेत्र का साहित्य कन्नड़ साहित्य कहलाया। इस प्रकार से जो क्षेत्र विशेष के अंतर्गत साहित्य क्षेत्रीय भाषाओं में, स्थानीय भाषाओं में लिखा गया, उसे हम क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। पृथ्वीराज विजय या पृथ्वीराज रासो, यह एक क्षेत्रीय साहित्य के अंतर्गत आता है। अब पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का है, जिसने अपने शासक पृथ्वीराज के समय वह दरबारी
वहाँ का कवि था पृथ्वीराज का। उसने पृथ्वीराज की जीवनी लिखते हुए पृथ्वीराज रासो में उसकी विजयों का उल्लेख किया है। इसके साथ साथ कानड़देव प्रबंध है जो पद्मनाभ का है। जालोर का शासक था कानड़देव, जिसके समय पद्मनाभ उसका दरबारी कवि था। उसने कानड़देव प्रबंध, कानड़देव के ऊपर उसकी जीवनी लिखी है। इसके अलावा वंश भास्कर है जो सूर्यमल मिश्रण का है। तो ये सब क्षेत्रीय साहित्य हमें वहाँ की क्षेत्रीय स्थानीय तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में अवगत करवाते हैं। इसके अलावा धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत विदेशी विवरण भी आते हैं। इस विदेशी विवरण के अंतर्गत यूनानी, चीनी, तिब्बती, अरबी यात्रियों के विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। यूनानी यात्री सबसे पहले भारत में आए और इनमें सबसे पहले मौर्य काल में मेगस्थनीज आया था। मेगस्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगस्थनीज आया था, जो यूनानी शासक का एक राजदूत था। उसने भारत में रहते हुए चंद्रगुप्त मौर्य के समय और इंडिका नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें भारत के विषय में उसने काफ़ी कुछ लिखा है। यद्यपि यह पुस्तक आज अपने मूल रूप में उपलब्ध नहीं है, परंतु इसके जो अंश हैं वो अन्य यूनानी यात्रियों की पुस्तकों में मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे यूनानी यात्री भारत में आए और उन्होंने यहाँ की तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा है। चीनी यात्री भी भारत में आए और चीनी यात्रियों ने यहाँ पर निवास करते हुए तत्कालीन परिस्थितियों के बारे में अपना विवरण प्रस्तुत किया है। तो चीनी यात्रियों में कुछ महत्वपूर्ण चीनी यात्री थे। ह्वेनसांग, फाहियान। फाहियान गुप्त काल में आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय, जिसने अपना यात्रा विवरण लिखा। इसी प्रकार से हर्षवर्धन के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग आया, जिसने अपना यात्रा वर्णन लिखा। तो ह्वेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। इसके अलावा तिब्बती यात्री भी आए। तिब्बती यात्री तारानाथ जो थे, उसने कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 यात्रा अपने विवरण लिखे हैं। इसके अलावा अरबी यात्री भी भारत में आए। तो बहुत सारे जो यात्री विदेशों से भारत में यात्रा के लिए आए थे, उन्होंने यहाँ पर अपना विवरण यहाँ की परिस्थितियों के बारे में, यहाँ के ऐतिहासिक माहौल के बारे में, इसके अलावा यहाँ के वातावरण के बारे में, यहाँ की जलवायु के बारे में अपने यात्रा विवरणों में लिखा है। तो यहाँ पर जो धर्मेतर साहित्य है वह भी हमें भारत के हमारे प्राचीन और गौरवशाली अतीत के बारे में अवगत करवाता है। तो यहाँ पर धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत आप समझ गए होंगे ऐतिहासिक ग्रंथ आते हैं, जिसमें कुछ ऐतिहासिक ग्रंथों के यहाँ मैंने नाम आपको बताए हैं। राजतरंगिणी है, अर्थशास्त्र, हर्षचरित वगैरह। और इसी प्रकार से विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथ हैं। विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में अष्टाध्यायी, महाभाष्य पतंजलि का, मालविकाग्निमित्र कालिदास का, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, इसके अलावा शूद्रक का नाटक है मृच्छकटिकम, वह भी विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों में आता है। नाटक, काव्य आदि ये सभी विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा क्षेत्रीय साहित्य है। तो क्षेत्रीय साहित्य विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जो साहित्य लिखा गया वो क्षेत्रीय साहित्य कहलाया। यद्यपि वहाँ की क्षेत्रीय भाषाओं में ये लिखा गया है, परंतु उससे भी हमको ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। इनमें पृथ्वीराज रासो, कानड़देव प्रबंध, वंश भास्कर आदि शामिल हैं। विदेशी यात्रियों में यूनानी यात्री आए, चीनी यात्री आए, तिब्बती यात्री आए और अरबी यात्रियों ने अपने विवरण यहाँ पर प्रस्तुत किए, यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर रहते हुए भारत के तत्कालीन परिस्थितियों को समझते हुए अपने यात्रा विवरण लिखे हैं, जिनसे हमें तत्कालीन समय के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त होती है। धर्मेतर साहित्य के आगे हम बात करेंगे वंशावलियों की। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वंशावलियाँ जो है, वंशावलियाँ स्थानीय स्तर पर लिखी गई ऐसी प्रमुख ऐतिहासिक जानकारी की विवरणिकाएं हैं जो स्थानीय शासकों और स्थानीय लोगों के वंश और उनके ऐतिहासिक कालक्रम के बारे में हमको जानकारी उपलब्ध करवाती हैं। तो आगे का जो टॉपिक होगा अपना वो वंशावलियाँ होगा, जिसके पश्चात हमारा जो साहित्यिक स्रोत का टॉपिक है वो संपूर्ण होगा। तो संभव है आपको संपूर्ण समझ में आ गया होगा। भारत के वैभवपूर्ण अतीत के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो हमने यहाँ पर ये बात की थी कि 2 प्रकार के हमको स्रोत यहाँ पर उपलब्ध होते हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक एवं पुरालेखीय स्रोत। तो साहित्यिक स्रोतों में हमने
धार्मिक साहित्य, धर्मेतर साहित्य और वंशावलियों के बारे में बताया था। धार्मिक साहित्य में हमने ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य के बारे में बात की थी। धर्मेतर साहित्य में हमने आज बात की ऐतिहासिक ग्रंथों की, विशुद्ध साहित्यिक ग्रंथों की, क्षेत्रीय साहित्य की और विदेशी विवरण की। इसके अतिरिक्त आगे जो हम बात करेंगे वो करेंगे अब वंशावलियों की। तो वंशावलियाँ स्थानीय स्तर पर लिखी गई ऐतिहासिक जानकारी के प्रमुख स्रोत हैं। नेक्स्ट क्लास में हम वंशावलियों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।